जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज अकेला ग्रह किस तरह से योग कारक की श्रेणी में आता है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जिस तरह से शुभ योग के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो योग दो तरह से निर्माण करते हैं। एक तो शुभ योग और एक अशुभ योग। शुभ योग में राजयोग होता है, विपरीत राजयोग या हंस योग, ये शुभ गज केसरी योग हुआ, महालक्ष्मी नारायण योग हुआ, ये शुभ योग में आते हैं। इसी तरह से शकट योग, विष योग, पुनर्भू योग, ये अशुभ की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से योगों को हमारे ऋषियों ने दो भागों में बांटा है। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं योग के बारे में, और योग में सिर्फ एक ग्रह ही आपके योग कारक ग्रह का निर्माण करते हुए किस तरह से आपको राजयोग के बराबर आपको उस श्रेणी में लाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए हमारे लघु पाराशरी के अनुसार, महर्षि पाराशरी के अनुसार योग किस तरह से बनता है। योग का मतलब होता है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का आपसी संबंध ही योग का निर्माण करते हैं। अब आपके सामने केंद्र और त्रिकोण का संबंध यानी कि इस तरह थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। केंद्र को वैसे 1, 4, 7 और 10 ये कुंडली के 4 स्थान होते हैं। इसमें मैं प्रथम स्थान को नहीं लूँगा, और चतुर्थ, सप्तम और 10वां स्थान जो होता है केंद्र भाव कहलाता है। ठीक इसी तरह से एक जो है मूल त्रिकोण कहलाता है, इसको भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। सिर्फ कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव, ये दो स्थान है जो ये त्रिकोण भाव में कहलाते हैं। तो किसी की कुंडली में यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में स्थित हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में स्थित हो, अकेला प्लान, तो वो ऐसे में योग कारक होते हुए एक तरह से शुभ योग का निर्माण करता है। अब और स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण बताता हूँ। काल सर्प की कुंडली के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो ये मेष लग्न की पत्रिका बनती है। मेष लग्न के अनुसार चतुर्थ स्थान में 4 लिखा होता है, तो 4 का मतलब होता है कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। तो कर्क का स्वामी चंद्रमा या तो केंद्र में बैठ जाए, अब केंद्र में है 4 का, यानी कि कर्क का स्वामी चंद्रमा 7वें या 10वें स्थान में बैठेगा, तो ऐसे में वो योग कारक ग्रह कहलाएगा। ठीक इस तरह से यदि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा त्रिकोण होता है, या तो 5वें स्थान में या 9th हाउस में बैठेगा, तब भी यह योग कारक ग्रह कहलाता है। इसके अलावा अब और स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे 12 राशि होती है और 12 के हिसाब से 12 लग्न होते हैं। इसमें से जो प्रमुख लग्न होते हैं वो उसके बारे में चर्चा करता हूँ। एक तो है वृषभ लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो, दोनों में जो इसका स्वामी होगा, वृषभ का स्वामी शुक्र होता है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। और ऐसे में यदि हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे तो वृषभ लग्न के अनुसार 9th हाउस का और 10th हाउस का स्वामी होता है वो शनि ही होगा। ऐसे में शनि एक अकेला प्लैनेट योग कारक ग्रह कहलाएगा। इसी तरह से यदि हम तुला लग्न की पत्रिका की चर्चा करते हैं तो तुला लग्न का स्वामी भी शुक्र होता है, और शुक्र के अनुसार जब तुला लग्न के हिसाब से जब देखते हैं तो चतुर्थ और पंचम भाव का रूल करने वाला जो स्वामी होता है, चतुर्थ और 5वें का अधिपति जो कहलाएगा वो शनि ही कहलाएगा। शनि मित्र राशि है दोनों की। तो ऐसे में केंद्र का स्वामी, ये केंद्र और त्रिकोण को रूल करता है शनि। दोनों पत्रिका में या तो वृषभ लग्न की हो या तुला लग्न की, दोनों में ही शनि की स्थिति देखी जाती है। ऐसे में यदि
शनि केंद्र में बैठेगा तब भी योग कारक कहलाएगा। और इसी तरह से पंचम राशि का स्वामी होगा तब भी वो केंद्र में बैठे या त्रिकोण 9th हाउस में बैठे तब भी वो योग कारक ग्रह कहलाता है। अब ये योग कारक की जो स्थिति है ये शुभ परिणाम ही देगी। ये शुभ परिणाम है उच्च पद की प्राप्ति, उच्च लंबी उम्र की प्राप्ति और यश मान कीर्ति धन सब कुछ राजा के समान ये योग कारक ग्रह जातक को अपनी महादशा में जरूर या अंतर्दशा में जरूर लुटाते हैं। अब महादशा और अंतर्दशा की बात करी है तो ये तो फार्मूला जो बताया मैंने, उसके अलावा योग कारक ग्रह केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे और उसकी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि से सीधा या पंचम दृष्टि से किसी भी दृष्टि से, वैसे सातवीं दृष्टि मानी गई है तो सातवीं दृष्टि से जस्ट सामने इसके सामने जो ग्रह होगा तो वो ग्रह की अंतर्दशा में ये शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होंगे। जैसे शनि है, तुला लग्न की हम पत्रिका की चर्चा करते हैं तो तुला लग्न के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी मकर और कुंभ राशि होने के कारण इनका स्वामी एक है तो वो शनि है। या तो केंद्र में बैठे चतुर्थ, सप्तम या 10वें स्थान में बैठा हुआ होगा या फिर 5वें या 9वें स्थान में बैठा हुआ होगा और उसके जो दृष्टि पड़ती है शनि की दृष्टि 3री 7वीं 10वीं पड़ती है। इस तरह से यदि शनि चतुर्थ भाव में स्थित होगा तो चतुर्थ से सीधा उसका 10वीं राशि आती 7वें, तो 7वें 10वें स्थान पर यदि कोई भी ग्रह बैठा होगा तो उसकी दृष्टि पड़ने के कारण वो योग कारक ग्रह अपनी शुभता उस ग्रह को देता है। और जब भी उसकी अंतर्दशा आती है ऐसे में ऐसे जातक को आश्चर्यजनक और शुभ परिणाम जरूर मिलते हैं। या फिर शनि पंचम स्थान में बैठा हो और 7वें स्थान पर कोई भी ग्रह होगा तो शनि की 3री दृष्टि 7वीं में पड़ते हैं। ऐसे में ये जो 7वें स्थान पर जो ग्रह बैठेगा उसकी अंतर्दशा में ऐसे जातक को शुभ परिणाम ही मिलते हैं। इसके अलावा अब जैसे काल सर्प की कुंडली के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो मैं 3रे स्थान पर 3, 6 और 11 ये त्रिषडाया योग कहलाते हैं। तो त्रिषडा योग के स्वामी के साथ यदि इनका योग कारक ग्रह का संबंध बनता है तब भी ऐसी स्थिति में त्रिषडाया योग जो है 3, 6 और 11 के जो स्वामी हैं वो खराब रिजल्ट देने के बजाय योग कारक के संपर्क में आने के कारण शुभ ही परिणाम देंगे। ये शुभ परिणाम कैसे देते हैं? जैसे तुला लग्न की हम चर्चा करते हैं तो तुला लग्न के अनुसार 3रे स्थान पर धनु राशि आती है और 6ठे स्थान पर जो राशि आएगी वो आएगी मीन राशि। तो ऐसे में 3 और 6 का संबंध होगा है, ये त्रिषडाया है। और त्रिषडाया का स्वामी गुरु यदि या तो शनि के साथ बैठ जाए जो है या फिर शनि, क्योंकि चौथा और 5वां का जो स्वामी है वो शनि है, या तो शनि के साथ बैठे या शनि की दृष्टि इस पर पड़े। दोनों ही स्थितियों में गुरु की जब अंतर्दशा आएगी तो ये गुरु ऐसे जातक को शुभ परिणाम ही उपलब्ध कराएगा। कैसे? यदि त्रिषड ये जो है गुरु 2 जगह को रूल करता है, एक तो 3रे स्थान को और 6ठे स्थान को। 3 और 6 का जो संबंध है त्रिषडाया योग है। अब ये 6ठा स्थान और 3रा स्थान के हिसाब से जो इसके कारक तत्व है वो इसमें जरूर प्रकट होते हैं। ये से में ये शुभ परिणाम ही देते हैं। इसलिए योग कारक ग्रह हमेशा ही
ये एक तो शुभ परिणाम देता है। इसके अलावा इसके संपर्क में जो भी ग्रह आएगा, चाहे वो त्रिसटाया हो, तभी भी वो शुभ परिणाम ही उसको इसकी अंतर्दशा में मिलते हैं। यह है योग कारक ग्रह का शुभ परिणाम और इसकी शुभता। जय श्री कृष्णा।